नमस्कार दोस्तों। 12 अक्टूबर 1972 साउथ अमेरिका के यूरुग्वाई देश से एक छोटा चार्टर्ड हवाई जहाज टेक ऑफ करता है। यह हवाई जहाज जा रहा है चिली राजधानी के सैन डिएगो में और इसमें बैठे हैं कुछ हट्टे कट्टे रग्बी टीम प्लेयर्स। टोटल इसमें 45 पैसेंजर हैं, तो इनके साथ इनके फैमिली और फ्रेंड के साथ में आए हैं। ये उड़ान कोई ज़्यादा लंबी नहीं होनी थी। ये यूरुग्वाई से सैन डिएगो तक जाने में इनको 3 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन रास्ते में आता है विशाल एंडीज पहाड़ियाँ। साउथ अमेरिका में मौजूद माउंटेन रेंज दुनिया के लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज और हिमालय के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियाँ यहीं पर पाई जाती है। यही सुंदर पहाड़ियाँ हमारे कहानी में इन पैसेंजर के लिए भयानक मुसीबत बन जाती है। 12 अक्टूबर की रात उस दिन तूफान आ जाता है, जिसके कारण प्लेन आगे नहीं जा पाता है। पायलट डिसाइड कर लेते हैं कि और रास्ते में ही रुक जाएंगे और अगले दिन दोबारा उड़ाने की कोशिश करेंगे। अर्जेंटीना के मेंटोजा शहर में प्लेन को लैंड करा दिया जाता है। अगला दिन 13 अक्टूबर ये विमान टेक ऑफ करता है दोपहर के 2:18 पर। पायलट ने देखा था कि मौसम बहुत साफ है, तो अगले घंटे सफर बहुत सुहाना रहता है। 3:21 पर पायलट प्लेन को डिसेंड कराने लगते हैं। ये प्लेन सैन डिएगो के करीब पहुंचने वाला था, लेकिन अभी भी पहाड़ियों में था, क्योंकि शहर के बगल में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी। नीचे उतरते वक्त भयानक टर्बुलेंस देखने को मिलती है। प्लेन बहुत तेजी से ऊपर नीचे करने लगता है। उसी समय में आसपास बहुत सारी बादल आ जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता है। अचानक से प्लेन में अलार्म बजने लगती है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। सीट पर बैठे कुछ रग्बी टीम प्लेयर्स बड़े निडर हैं, मजाक बनाते हैं इस टर्बुलेंस का। उन्हीं के बीच एक पैसेंजर खिड़की से बाहर देखता है कि बादल धीरे धीरे छटने लगा है, लेकिन फिर दिखता है कि पहाड़ी बहुत नजदीक है। जैसे ही हवाई जहाज बादलों से बाहर निकलता है, पायलट रियलाइज करते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। इमीडिएटली पैनिक में आकर वो प्लेन को ऊपर की ओर मोड़ते हैं। एयरक्राफ्ट का ग्राउंड पोल्यूशन अलार्म तेजी से बजने लगा है। पायलट मैक्सिमम पार लगा देते हैं ऑल्टीट्यूड गेन करने के लिए, पहाड़ी से बाहर निकलने के लिए, लेकिन अफसोस अब तक बहुत लेट हो चुका था। हवाई जहाज का पीछे का हिस्सा पहाड़ी से टकराता है। ऊपर जाते वक्त प्लेन का जो पूरा एयर पोर्शन था वो अलग हो जाती है। पीछे की जो 2 सीटों की रो थी वो प्लेन से लिटरली बाहर उड़ जाती है। 3 पैसेंजर उसके साथ हवा में उड़ जाते हैं। कुछ सेकंड तक प्लेन ऊपर की ओर जाते रहता है और फिर अचानक से नीचे गिरने लगता है। कुछ सेकंड बाद एक और कोलिजन, प्लेन का लेफ्ट विंग भी टूट जाता है। कुछ पैसेंजर प्लेन से बाहर उड़कर नीचे गिर जाते हैं और अब प्लेन का सिर्फ फ्रंट पोर्शन था जो सीधा जाकर ग्लेशियर पर गिरता है। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो स्लाइड करता रहता है और 700 मीटर नीचे जाकर फाइनली एक लास्ट टकराव होता है। प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो चुका था। जो पैसेंजर की सीटों की रो थी वो प्लेन की बेस से वो बाहर आ जाती है। प्लेन का कॉकपिट पूरे तरीके से क्रैश हो चुका था और 2 पायलट इमीडिएटली मारे जाते हैं। यह हवाई जहाज अब एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पर 3570 मीटर की हाइट पर टूटा हुआ पड़ा है। और हैरानी की बात यह है कि प्लेन में बैठे 45 पैसेंजर में से सिर्फ 33 पैसेंजर ही बचे हैं। ये इस क्रैश को सरवाइव करते हैं किसी तरीके से। बस प्रॉब्लम यह है कि इसमें से कई लोग जख्मी हैं और कोई नहीं जानता कि ये कहां पर अटके हैं। An old transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the miracle of the Andes. इस क्रैश के बाद 2 सर्वाइवल ऐसे थे जिनको ज्यादा चोट नहीं आई थी। पहले 19 साल के रोबर्टो गलेजा और 20 वर्ष के गुस्तावो जर्विनो, और ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट थे, तो ये तुरंत अपने काम पर लग जाते हैं ये देखने के लिए कि कौन कौन जिंदा बचा है और कोशिश करते हैं बचे हुए सर्वाइवल की मदद करने के लिए। दूसरे प्लेन के गायब होने के 1 घंटे बाद चिली एयर सर्विस को नोटिफिकेशन पहुंच जाती है और 4 हवाई जहाज तैनात किए जाते हैं सर्वाइवल को सर्च करने के लिए। प्रॉब्लम ये थे कि ये जहाज वाइट कलर की थी और यह ऐसी जगह क्रैश किया था जहां पर सिर्फ वाइट फ्लो ही फ्लो था। बर्फीली पहाड़ी में से ढूंढना बहुत
मुश्किल काम था। उस बर्फीली रात को 5 घायल पैसेंजर सरवाइव नहीं कर पाते हैं। उस दिन उन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 हवाई जहाज अपने ऊपर से जाते हुए देखते हैं। वो चिल्लाकर, हाथ फेर कर पूरे तरीके से कोशिश करते हैं कि जहाज नोटिस कर ले। 16 अक्टूबर क्रैश के 3 दिन बाद एक आदमी जो कोमा में चले गए थे वो अपने कोमा से जाग गए हैं। वो देखते हैं कि उनकी माँ क्रैश में मारी जाती है और उनकी 19 वर्ष की बहन जो अभी भी इंजर्ड है, और वो अपनी बहन को जिंदा रखने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। उनके लिए खाना लाते हैं, पानी लाते हैं। क्रैश के 8 दिन बाद उनकी बहन गुजर जाती है। 21 अक्टूबर रेस्क्यू टीम अपने हाथ खड़े कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत ही कम चांस है कि वो जिंदा रहेंगे 8 दिन बाद भी। उन पैसेंजर को तभी एक रेडियो मिलता है जो उस समय खराब हो चुका था। उनमें से एक पैसेंजर इस रेडियो को ठीक करने की कोशिश करते हैं और फाइनली रेडियो ठीक कर देते हैं। ये रेडियो ऑन करते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन कैंसिल कर दिया गया है। कुछ लोग रोने लगते हैं। कुछ दिन बाद उनका खाना भी खत्म हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में जब भूखे मरने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं बचा, तो इन सर्वाइवल ने कुछ ऐसा कर दिया कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और डिसाइड करते हैं कि उनकी फैमिली मेंबर की मुर्दा बॉडी खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। 19 अक्टूबर उस रात कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में कोई सोचा तक नहीं था। पता चलता है कि एक ग्लेशियर टूटकर उनकी ओर आ रहा है। इसके बाद इमीडिएटली 8 लोग सांस की कमी से मारे जाते हैं और अब बचते हैं सिर्फ 19 लोग। सर्वाइवल अब 3 दिन तक किसी छोटी सी जगह पर बैठे हैं। 11 दिसंबर क्रैश के 59 दिन बाद एक एवोल्यूशन आता है जिसमें 3 सर्वाइवल मारे जाते हैं और अब बचते हैं सिर्फ 16 लोग। किसी तरह से कुछ पैसेंजर वेस्ट डायरेक्शन की ओर जाते हैं और बहुत दूर जाते जाते वो अपने करीब पास एक शहर में पहुंचते हैं। ये इस खबर को आर्मी कमांड को बताई जाती है। फाइनली वो इन्हें सब कुछ बताते हैं और फिर क्रैश के 70 दिन बाद वो हेलीकॉप्टर भेजते हैं और जाकर उन्हें रेस्क्यू करते हैं। यही होती है फ्लाइट 571 की दर्दनाक कहानी। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।